मैं जो भी कर रहा हूँ या हम आप जो भी करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं, चाहे वो मेरा हाथ का हिलाना ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में कोई एक स्थान संवेदित होता है और वहाँ से आदेश आते हैं मेरे हाथ को कि मेरा हाथ हिल सके। यानी कि पहले मैं सोचता हूँ, फिर मेरा मस्तिष्क कुछ आदेश देता है मेरे हाथ को और वो चलता है। वही बात होती है जब मैं बातचीत करता हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मस्तिष्क का कोई एक स्थान बातचीत करने के लिए मेरे अंगों को, अलग अलग जीभ को, तालू को आदेश देता है कि मैं बात करूं। वैसे ही बात समझने के लिए मेरे कान से जब आवाज़ आते हैं तो किसी एक विशेष क्षेत्र में जाता है जिसे हम वर्निकेज एरिया कहते हैं, और वहाँ वो आवाज़ों के द्वारा तैयार की गई न्यूरल इम्पल्सेस समझी जाती हैं, डिकोड की जाती हैं और मैं बात समझता हूँ। ये सारा मेरे मस्तिष्क में होता है इस जगह। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे इस फ्रंटल लोब के, इस नारंगी क्षेत्र के इस जगह जिसे मैं ब्रोकाज एरिया कहता हूँ, वहाँ कुछ संवेदनाएं तरंगित हो रही हैं और मेरे मुंह में, मेरे जीभ में, मेरे तालू में, मेरे जबड़े में अलग अलग तरह की संवेदनाएं दे रही हैं और मैं बात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ मेरे वर्निकेज एरिया में कुछ हलचल हो रही है जिसके चलते मैं समझ पा रहा हूँ या आप समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को। वैसे ही अगर मैं लिख पा रहा हूँ तो एंगुलर गाइरस काम आ जाता है और पढ़ पा रहा हूँ तो सुप्रामार्जिनल गाइरस। इस तरह अगर देखा जाए तो मेरे मस्तिष्क के इन क्षेत्रों में अगर किसी तरह का कोई खराबी हो जाए और ये क्षेत्र काम करना बंद कर दें तो मेरी सीखी हुई भाषा मैं भूल जाऊंगा। तो खराबी किस तरह का होता है? जो आम तौर की खराबियां होती हैं वो खराबियां होती हैं 3 तरीके से। पहली खराबी जो हो जाती है इन क्षेत्रों में, मस्तिष्क क्षेत्रों में, वो है ब्रेन हैमरेज या स्ट्रोक के चलते। ये स्ट्रोक भला कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि मेरे मस्तिष्क को या मेरे शरीर के किसी हिस्से को काम करने कराने के लिए ज़रूरी है कि उसमें रक्त संचार हो, ब्लड सप्लाई हो। और ब्लड सप्लाई होता है किसके माध्यम से है? वो ब्लड वेसल्स के माध्यम से होता है ना, रक्त की नलियों के माध्यम से होता है। तो जो रक्त की नली मेरे मस्तिष्क में जाती है सिल्वियन फिशर के माध्यम से होते हुए, वो है मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। वो इस तरह जाती है, ऊपर की तरफ भी उसकी शाखाएं होती हैं और नीचे की तरफ। तो ये मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, अगर इसके अंदर कोई एक एम्बोली अटक जाए या कोई कुछ एक अटक जाए इस जगह, तो होगा क्या कि हृदय हमारे रक्त को धक्का दे रहा है, वो खून यहाँ तक आएगा और 1 धक्का, 2 धक्का, और अगर मेरी ब्लड वेसल कमज़ोर हुई तो ये ब्लड वेसल फट जाएगा। फटते ही ये खून सारा यहाँ वहाँ फैल जाएगा। और खून की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो अगर ब्लड वेसल्स के बाहर आए तो जमने लग जाता है। तो इन क्षेत्रों में आकर वो जम जाता है। तो जिन जिन क्षेत्रों में जाकर वो जमेगा उन क्षेत्रों के ऊपर एक दबाव बनाएगा और दबाव के चलते उसके नीचे के जो एरियाज हैं वो खराब होंगे। उसे नेक्रोसिस बोलते हैं, है ना, प्रेशर नेक्रोसिस बोलते हैं। तो इस तरह अगर ब्रोकाज एरिया के ऊपर खून जम गया तो व्यक्ति सब कुछ तो कर पा रहा होगा पर बातचीत नहीं कर पाएगा। वर्निकेज एरिया के ऊपर, इस टेम्पोरल लोब के वर्निकेज एरिया के ऊपर अगर दब गया तो सुन तो पाएगा हर चीज़, पर जो बोली जा रही है बात वो समझ नहीं पाएगा। अगर दोनों में हो गया तो ना समझ पाएगा ना बोल पाएगा, ग्लोबल अफेशिया। तो ये घटना जिसमें कि स्ट्रोक हो जाए या कोई एक एक्सीडेंट हो जाए और चोट पहुंचे इन एरियाज़ को, या कोई एक ट्यूमर हो जाए जिसके चलते ये जो एरिया में बोल रहा हूँ, ब्रोकाज वर्निकेस, एंगुलर गाइरस, सुप्रामार्जिनल गाइरस, आर्क्रेट फासिकुलस, जो दोनों को जोड़ता है ब्रोकाज वर्निकेस को, ये तार जो दिखाया गया है, इनमें अगर कोई किसी भी तरह का कोई चोट पहुंच जाए तो सीखी हुई भाषा या भाषा प्रयोग करने की क्षमता खो जाती है।
चाहे वो भाषा समझने की क्षमता हो, बोलने की क्षमता हो, पढ़ने की क्षमता हो या लिखने की क्षमता हो। तो ये चारों मोडालिटीज़ ऑफ लैंग्वेज या ये चार तरीके जिससे कि भाषा प्रकाशित होती है, भाषा के होने का हमें अंदाज़ लगता है, इन चारों में किसी न किसी तरह कमी आएगी और इस कमी को अफेजिया बोलते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भाषा ही वो क्षमता है जिसके चलते इंसान सामाजिक हो पाता। मैं आपसे जुड़ा इसलिए हुआ हूँ क्योंकि आप हिंदी समझ पा रहे हैं, मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ। अगर मेरा हिंदी बोलना आपको समझना है तो आप यहाँ सामने मेरे नहीं बैठेंगे। बहुत अहमियत रखता है मनुष्य को सामाजिक होने में, और हमारे होने का एक बहुत बड़ा पैमाना है। याद आता है मुझे, लगभग 2300 साल पहले की बात है, मगध की बात है, उस समय का बिहार, जहाँ की बुद्ध विहरते थे। मगध का सम्राट अजातशत्रु उनका अनुयायी था। तो एक दिन बैठा हुआ है बुद्ध के पास और 10,000 भिक्षु बैठे हुए हैं, शांत मौन। तो अजातशत्रु पूछता है बुद्ध को, भंते यहाँ कई 10,000 दिखते हैं मुझे, पूरा जिंदगी समर्पित कर दिया इन लोगों ने आपको, लेकिन आप जैसा एक भी नहीं दिखता। कोई एक भी है आप जैसा इन 10,000 में? तो बुद्ध कहते हैं कई हैं, एक नहीं कई हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी अभिव्यक्ति की क्षमता बेहतर है, मैं संप्रेषित अपनी अनुभूति को बेहतर कर लेता हूं और ये नहीं कर पाते। तो संप्रेषण या कम्युनिकेशन, जो कि ज़्यादातर वाणी या स्पीच के माध्यम से इंसानों में होता है, उसका इतना हाथ है व्यक्ति के जीवन पे। और अगर वो क्षमता नहीं होती है या होकर खो जाती है तो बड़ा असर डालती है व्यक्ति के दिनचर्या पर, उसके सामाजिक जीवन पर और उसके पूरे व्यक्तित्व पर। दो ही ऐसी स्थितियां हैं जहां की सीखी हुई भाषा व्यक्ति खो देता है। पहला डिमेंशिया, 60 साल के ऊपर सठियाना बोलते हैं। जैसे जैसे न्यूरल इरोजन होना शुरू होता है या उम्र हो जाती है तो सोचने समझने की क्षमता घट जाती है और उसके साथ साथ भाषा की क्षमता घटती है। और दूसरा कंडीशन है अफेजिया, जो मैं समझा रहा था अभी, जिसमें कि भाषा तो है हमारे पास, लेकिन इन भाषा के क्षेत्रों के ऊपर विशेष चोट के चलते या तो बोलने की या समझने की या तो लिखने की या पढ़ने की क्षमता घट जाती है। इन्हीं दो स्थितियों में सीखी हुई भाषा व्यक्ति भूल जाता है। अब कोई अफेजिक अगर हो तो क्या करें? कोई एक अफेजिक अगर आए तो सबसे पहली बात तो ये है कि दो तरह के अफेजिया होते हैं मोटा मोटी। पहला, अगर ब्रोकाज एरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों पे मार पड़ी हुई है तो ब्रोकाज एरिया चूँकि बोलने से संबंधित है इसलिए एक्सप्रेसिव अफेजिया हो जाएगा या नॉन फ्लुएंट अफेजिया होगा, यानी कि व्यक्ति के बात करने में बड़ी दिक्कतें होंगी, हो सकता बोल ही ना पाए। लेकिन अगर वर्निकेज एरिया के आसपास कहीं चोट पहुंची है तो बात समझ नहीं पाएगा, रिसेप्टिव अफेजिया होगा उसको, या फ्लुएंट अफेजिया हो गया, यानी कि बात तो खूब करेगा लेकिन कई बार उन बातों में कोई तारतम्य या कोई मायने नहीं होगा, इसलिए उसे अक्सर लोगोरिया भी बोलते हैं ना, डायरिया जैसे, वैसे लोगोरिया बोला जाता है। अगर पूरे क्षेत्र में हो गया तो ग्लोबल अफेजिया। तो फ्लुएंट नॉन फ्लुएंट अफेजिया मोटा मोटी क्लिनिकल तौर पे बांटा जाता है। और जब भी कोई अफेजिक आए तो क्या करना चाहिए? पहला काम तो ये करना चाहिए, एक क्रिटिकल या एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी पीरियड की बात होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी पीरियड में पहला 6 महीना आता है जहाँ की तत्काल आपको व्यक्ति को किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाना। स्पीच थेरेपिस्ट वो जो कि एक बैचलर्स डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग किया हुआ हो या मास्टर्स किया हुआ हो या पीएचडी किया हुआ हो और उसकी डिग्री मान्यता प्राप्त हो भारतीय पुनर्वास केंद्र से या आरसीआई से, आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड हो वो, है ना। बैचलर्स डिग्री मिनिमम 4 साल का कोर्स होता है, वो मिनिमम किया हुआ। उसके पास अगर आप जाते हैं तो 6 महीने के पहले 6 महीने तक स्पॉन्टेनियस रिकवरी पीरियड में जाएं, सबसे ज़्यादा फायदा होता है। कई ज़रूरत के हिसाब से कई एक टेक्निक इस्तेमाल करता है वो, अप्रोचेस इस्तेमाल करता है वो, लेकिन समझने के लिए अगर समझा जाए तो
दो तरह की चीज़ें तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पहला जिसे हम क्यूइंग बोलेंगे और दूसरा जिसे हम डी ब्लॉकिंग बोलेंगे। क्यूइंग का मतलब ये हो गया कि हमें किसी न किसी तरह का एक हिंट दें उसे, जिसके चलते वो उस शब्द तक पहुँचे ना। अमूमन फिजिक्स में ये दिक्कत होती है कि वो किसी एक शब्द को बोल नहीं पाते। मान लीजिए आप पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो अटक जाएगा। ये लिखते इसमें ये कागज़, पेंसिल, इस तरह की चीज़ें करेगा, यानी कि इसका नाम नहीं बोल पाएगा, जिसे हम अनोमिया कहते हैं, या इसके आसपास की चीज़ों को के बारे में बात करेगा, जिसे हम पैराफ्रेजियास बोलते हैं, है ना। वो पेंसिल बोल गया, लिखते हैं बोल गया, कुछ चीज़ें बोल गया। तो जब भी आप बात करें किसी एक अफेजिक के साथ, तो क्यूइंग या डी ब्लॉकिंग दो तरीके होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। क्यूइंग यानी कि जैसे कि अच्छा मैं इस चीज़ से लिखता हूँ, मैं इस चीज़ से लिखता हूँ, ये एक कलम है। तो कलम की जगह आप छोड़ देते हैं, कलम का जगह आप छोड़ देते हैं जहाँ की वो उसे पूरा करेगा। सेंटेंस कंप्लीशन क्यू बोलते हैं इसे। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप सिर्फ पहला सिलेबल बोल दें, मैं इससे लिखता हूँ, ये एक क, तो पूरा करेगा कलम। तीसरा तरीका हो सकता है डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन क्यू, मैं, या जेस्चरल डिस्क्रिप्शन, मैं, इसका नाम क्या है, इस डिस्क्रिप्शन को देखकर वो बोलेगा कि हाँ ये कलम है। चौथा तरीका ये हो सकता है जिसमें कि मैं ये बोलूँ, ऑडिटरी सिंथेसिस बोलते हैं, ये एक क ल म है, तो उस क ल म को मिलाकर कलम करे वो। या पांचवा हो सकता है कि मैं इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक लेबल लगा दूं जिसमें कि उसका नाम लिख दूं। जैसे ये चीज़ है, कलम है, तो भाई लिख कर इसको मैं लिखूं और लिख कर इसे चिपका के रखूं, ताकि व्यक्ति जब देखे इसको, इस पर कलम लिख दूं और रख दूं, तो नेमिंग कर दूं जिससे कि क्यू मिल जाए। वैसे ही जेस्चरल क्यूज़ है, साइलेंट आर्टिकुलेटरी क्यूज़ हैं। ये एक साइलेंट आर्टिकुलेटरी क्यूज़, ये क्यूइंग हुआ। इसके और भी कुछ तरीके होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जिसे हम डी ब्लॉकिंग बोलते हैं। डी ब्लॉकिंग दो तरह का हो सकता है, एक डायरेक्ट डी ब्लॉकिंग और दूसरा इनडायरेक्ट डी ब्लॉकिंग। उदाहरण के तौर पर डायरेक्ट डी ब्लॉकिंग में क्या किया जाता है कि मैं इससे लिखता हूं, ये एक पेंसिल, हाइलाइटर, पेन पेंसिल या पेन है। तो डायरेक्ट डी ब्लॉकिंग में इसका नाम भी बोल गया, चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पेन है। इनडायरेक्ट डी ब्लॉकिंग में होगा, मैं इससे लिखता हूं, ये एक पेंसिल, टिकटॉक, पेन पेंसिल, हाइलाइटर, मार्कर क्या है। तो इनडायरेक्ट डी ब्लॉकिंग में आसपास की चीज़ों के बारे में बताता हूं, लेकिन इसके बारे में नहीं बताता हूं। इस तरह क्यूइंग और डी ब्लॉकिंग के साथ साथ तीसरी अहम चीज़ है कि आप व्यक्ति के साथ धैर्य के साथ पेश आएं। अपना रेट ऑफ स्पीच, यानी कि जिस तेज़ी से आप बात करते हैं उस तेज़ी से बात ना करें, उससे थोड़ा धीरे बात करें, ताकि व्यक्ति को चीज़ों को समझने में आसानी हो। इस तरह अगर आप किसी एक अफेजिक से बात करते हैं, जेस्चर्स इस्तेमाल करें, आप इशारे इस्तेमाल कर सकते हैं, चित्र इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सीधी मान्यता है कि अगर चोट यहाँ पहुँची है और नेक्रोसिस हो गया, यानी कि एरिया डैमेज हो गया, तो ये एरिया तो डैमेज हो गया, लेकिन बातचीत का किसी एक विशेष एरिया में एमआरआई स्टडीज ये बताते हैं कि अगर मैं बोलूँ अच्छा मैं तेज़ी से दौड़ रहा था, तो ये जो मोटर एरियाज हैं जहाँ की दौड़ने के लिए पैरों का रिप्रेजेंटेशन है, वो क्षेत्र भी हिलते हैं या उद्दीपित होते हैं। यानी कि एक शब्द को सुनकर सिर्फ होना तो चाहिए सिर्फ यहाँ अगर मुझे समझना है, लेकिन साथ ही साथ मोटर एरिया भी स्टिमुलेटेड होते हैं। मतलब अगर मैं मोटर एरियाज को भी स्टिमुलेट करूं जेस्चरली जब मैं बात कर रहा हूं, तो संभावना ये है कि इसके स्टिमुलेशन के चलते इस वर्निकेस एरिया के आसपास के एरिया भी वर्निकेस एरिया का काम
लेना शुरू करें, यानी कि मदद मिल जाती है कई जगहों से। तो इसलिए जेस्चर्स, ड्राइंग्स, क्यूइंग्स, कम्युनिकेशन चार्ट्स, लो टेक हाई टेक है ना, सिर्फ नाम नाम में अगर लिख दूँ और इशारे करके बोलूँ, अच्छा आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए या पानी चाहिए, आपने सुबह क्या क्या नाश्ता में किया, मैं अगर 10 तरह के नाम लिखा हुआ हूँ और कम्युनिकेशन चार्ट में दिखा दिखा के बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि उसे कम्युनिकेट करने में आसानी हो और उसके संप्रेषण की क्षमता बढ़े। इस तरह हम अगर लो टेक या हाई टेक AAC ऑल्टरनेट ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन इस्तेमाल करें, अगर साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, अगर जेस्चर्स का इस्तेमाल करें, तो भी बहुत सुविधा होती है। लेकिन ज़रूरी है कि जिसे अफेशिया हुआ हो उसे जल्द से जल्द किसी एक वाक चिकित्सक के पास ले जाएं, ताकि थेरेपी हो और व्यक्ति जल्द से जल्दी बेहतर हो सके। धन्यवाद।